चलो फटाफट से एक बार पहले ब्रीफ अप कर देता हूँ गाइस कि क्या है और कैसे है, क्या चेंजेस आए हैं, कैसे चेंजेस आए हैं। वैसे बहुत बहुत ना पहले से भी पता लग गया था कि जब उन्होंने बोला था कि आधा आधा कोर्स आएगा, तभी शायद हम ये एक्सपेक्ट कर चुके थे कि चीजें बहुत आसान होने वाली हैं और इस साल 100 में से 200 आने के चांसेस हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपके 100 तो आ ही जाएंगे सबके, है ना। 100 से ज्यादा आ जाएं, ये देखना है बस। इससे आपने बचाना है अपने आप को कि कहीं ऐसा ना हो पेपर में 102 103 नंबर आ जाए। अच्छा लगता है कोई ऐसे लाना? 100 में से 100 खाली। चलो सुनो पहले फटाफट से। सबसे पहले अगर हम बात करें अपने सीबीएसई 2022 के पेपर की, ठीक है, तो क्या चेंजेस आए हैं। सबसे पहले आपको ये तो पता ही है कि हमारे पूरे कोर्स को 2 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, 2 टर्म में डिवाइड करा गया है, एक टर्म 1 एंड एक टर्म 2, है ना। टर्म वन इज ऑफ 50 मार्क्स एंड टर्म 2 इज ऑफ 50 मार्क्स। ठीक है, 50-50 नंबर के हमारे 2 टर्म्स कर दिए गए हैं। आप लोगों पर से ना, आप जैसे मासूम बच्चों पर से बर्डन हटा दिया गया है, कम कर दिया गया है। वो कहते हैं कहां बच्चे क्या 100-100 नंबर का पेपर संभालते हैं बोर्ड एग्जाम में, आधा आधा कर लो आप लोग। उस आधे में भी उन्होंने कहा कि लो बच्चों, ये वाला पेपर पूरा एमसीक्यू बेस्ड होगा। लो जी लो अपनी जिंदगी, इसमें कोई प्रेजेंटेशन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। सीधा क्वेश्चन आएगा, आंसर आपने रट रखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, वरना अड़ोसी पड़ोसी से आप पूछ ही लेते हो जैसा कि करते हैं लोग दुनिया में। ठीक है, तो एमसीक्यू वाला पेपर तो आपका हो ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सब्जेक्टिव पेपर। हाँ, ये इसमें भी उन्होंने कहा कि नहीं नहीं पूरे 50 नंबर सब्जेक्टिव, नहीं नहीं, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी रहेंगे और सब्जेक्टिव पेपर भी रहेगा। तो इस तरीके से उन्होंने पेपर का बाइफर्केशन दिया था। अब सबसे पहले टर्म 1 की बात कर लेते हैं कि टर्म 1 में क्या कट गया है। ठीक है, अच्छा आज ना मैं आपको एज पर एनसीईआरटी बताऊंगा कि एज पर एनसीईआरटी हमारे पास कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करने को रह गई हैं या कौन कौन सी डिलीट हो गई हैं एज पर एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी कॉमन बुक है एक बात। दूसरी बात, आप लोगों ने पूरा कोर्स नहीं कर रखा अभी। जो चैप्टर्स कर रखे हैं उनमें तो मैं बता पाऊंगा कि देखो ये कट गया ये कट गया, आप लोग फिगर आउट कर पाओगे। पर जिनमें नहीं कर रखा जो चैप्टर आपने, उसमें आपको समझ नहीं आएगा कि क्या कटा है। तो एनसीईआरटी से मैचअप कर पाओगे कि अच्छा ये वाले टॉपिक्स कट गए हैं, तो ठीक है। ओके, टर्म 1, अगर हम टर्म 1 की बात करें तो पूरे टर्म 1 में हमारे पास चैप्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला हमारे पास है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन। अब रिलेशन एंड फंक्शन की बात करें ना बच्चों, रिलेशन एंड फंक्शन में वैसे काफी सारे टॉपिक हम लोगों ने 11th में भी करे थे इसके, वो सारे भी कट गए हैं ऑल्दो। रिलेशन एंड फंक्शन में हमारे पास टोटल 4 टॉपिक्स पहले रहते थे। टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, कॉम्पोजिट फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन। जिसमें से एक ये टॉपिक तो ऐसा था कि पेपर में ऑलमोस्ट हमेशा आता था। अब कॉम्पोजिट कोर्स से कट गया है, इनवर्स कोर्स से कट गया है। मतलब अगर एज पर एनसीईआरटी बताऊं ना, तो एज पर एनसीईआरटी आपने खाली एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 करना है फ्रॉम रिलेशन एंड फंक्शन। आरएनएफ से आपके पास सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज करने को रह गया, बाकी सारा चैप्टर कट चुका है। एक टॉपिक और मिलेगा वैसे आपको एनसीईआरटी में विद द नेम ऑफ बाइनरी, पर वो शुरू से ही कटा हुआ है, वो काफी सालों से पेपर में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो बाइनरी तो पहले से ही कटा हुआ था, तो उसको तो कंसीडर ही नहीं किया है सीबीएसई ने। दूसरा, देन वी हैव इनवर्स ट्रिगो। ये तो क्या ही बताऊं बच्चों के इसमें क्या कटा है और क्या बचा है। इनवर्स ट्रिगो में आपने बहुत कुछ पढ़ा था, जैसे आपको याद दिलाता हूं। सबसे पहले आप पढ़ते थे बेसिक क्वेश्चन, वैल्यू दिया हुआ एंगल निकालते थे, याद है। फर्स्ट एक्सरसाइज वैल्यू दिया है एंगल निकालते थे। उसके बाद आपने जो कुछ भी पढ़ा है सब कट गया, उसके आगे जितना भी पढ़ा था सब गया। वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की प्रॉपर्टी गायब, वो सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन गायब, सब गायब है। तो इसमें तो क्या ही बता सकता हूं मैं आपको क्या बचा है। तो इसमें मैं ऐसे बोल देता हूं, सिर्फ एज पर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 सिर्फ ये बचा है हमारे पास फ्रॉम इनवर्स ट्रिगो, बाकी सब गायब हो गया है। वो बात अलग है कि सीबीएसई बहुत चालाक है, सीबीएसई बहुत चंट है। वो जो लास्ट में सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चंस हुआ करते थे, याद है, बड़े बड़े क्वेश्चन सिंप्लीफाई करके छोटा करते थे, जो आपने सेम डिफरेंशिएशन में भी करे हैं, है ना।
जिसमें आप क्या करते थे, लास्ट में सिर्फ एक स्टेप पे डेरिवेटिव करते थे। हाँ, वो एक स्टेप पे डेरिवेटिव वाले टॉपिक में तो है ही, तो वहां पे करने थे या वहां पे करने थे, बात तो एक ही है। तो लेकिन अब वो डिफरेंशिएशन में रह गए हैं ऑफिशियली, इनवर्स ट्रिगो से गायब। तो इनवर्स ट्रिगो में सिर्फ एक्सरसाइज 2.1, और आपको पता है ये दो चैप्टर्स मिला के इज ऑफ 8 मार्क्स, 8 नंबर फ्री के हैं ये लड्डू बांट दिया अब उन्होंने, ये 8 नंबर लूट सकते हो आप, जैसे मर्जी लूट लो। वैसे तो टर्म 1 पूरा ही, टर्म 1 के आगे लिखा ही हुआ है, लूट सको तो लूट लो, है ना। एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, करना ही क्या है इसमें, ये तो बहुत आसान है। चलो फिर भी, देन वी हैव मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी थी, वो सारी की सारी एज इट इज अवेलेबल है, सिवाय सिर्फ एक टॉपिक के। वो टॉपिक ही लिख देता हूं, वो टॉपिक कौन सा कट गया है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ERT कह लो या ECT कह लो। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट ना मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में उन्होंने करा क्या है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में ही सबसे मेजर चेंज आया है। जो टॉपिक सबसे ज्यादा मुश्किल थे ना, जो बच्चे सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं जिन टॉपिक्स पे, वो टॉपिक्स दोनों चैप्टर से काट दिए। यहाँ से ERT ECT काट दिया, ERT ECT पूरा का पूरा गायब है। मतलब अगर हम मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट की बात करें तो 3.4 हमें नहीं करनी है, एक्सरसाइज 3.4 नहीं करनी है, 3.1 करनी है, 2 करनी है, 3 करनी है, मतलब बाकी सारा कुछ करना है जो आपने पढ़ा था, वो ऑपरेशन, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक सब। लेकिन वो सारा बेसिक था पूरे चैप्टर में, अगर आपको याद आए ना, कहीं अगर कोई फंसने लगा था तो वो ERT ECT का टॉपिक था, तो वो पूरा उड़ा दिया है, वो आपको नहीं करना है। इसके अलावा देन वी हैव डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट की बात करें तो डिटर्मिनेंट चैप्टर से जो सबसे मेजर टॉपिक गया है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डेट। रिमेंबर, अगर आपने प्रीवियस ईयर करे हो, अगर आपने क्वेश्चंस करे हो, तो प्रॉपर्टीज एक वो टॉपिक है जिसपे शायद हमने 3 या 4 क्लासेस लगाई थी, रज के करा था, रज के मतलब कितना रज के बता नहीं सकता हूं, है ना। वो थे ना प्रूविंग वाले क्वेश्चन, आंसर दिया होता था, लिखा होता था तेरे बस की है तो लाके दिखा, वो सारे काट दिए उन्होंने। वो कहा ठीक है, आपके बस कुछ, हमें आपका बस चेक ही नहीं करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट कट गया है, मतलब मोर और लेस अगर हम डिटर्मिनेंट से बात करें तो आपका 4.2 एक्सरसाइज 4.2 कट गया है, ये कट गया है। और हाँ, एक टॉपिक और कट गया है 4.6 में से, क्वेश्चन 7 ऑनवर्ड करने हैं। अब एक और टॉपिक आपने डिटर्मिनेंट में किया था, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी का, लाइक जिसमें आप चेक करते थे कि एक मैट्रिक्स कंसिस्टेंट है या नहीं है। रिमेंबर, छोटी भाषा में बता देता हूं, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन फिगर आउट करने वाला काम, वो कट गया है, वो टॉपिक चला गया है। ठीक है, तो आपके 4.6 में से क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड करना है एज पर एनसीईआरटी। ओके, देन वी हैव एओडी, बेचारा एक वो चैप्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं। खैर, जब चल रहा था तभी बताया था मैंने आपको कि यही एक्सपेक्टेड है और यही हुआ है। 2 टॉपिक्स हट गए हैं, रेट ऑफ चेंज, 5 टॉपिक्स से टोटल हमारे पास, रेट ऑफ चेंज, अप्रॉक्स, tangent normal, increasing decreasing and maxima minima। ठीक, क्या क्या कट गया है, रेट ऑफ चेंज पूरा चला गया एज एक्सपेक्टेड, अप्रोक्सीमेशन पूरा चला गया एज एक्सपेक्टेड। ये एक्सपेक्टेड ही था कि यही 2 टॉपिक जाएंगे, यही 2 टॉपिक चले गए हैं। मतलब रेट ऑफ चेंज, आई मीन टू से एक्सरसाइज 6.1 एज पर एनसीईआरटी एंड एक्सरसाइज 6.4 एज पर एनसीईआरटी, ये दोनों कट गए हैं। ठीक, सिर्फ 3 टॉपिक्स हमारे पास बचे हैं, टैंजेंट, इंक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा। टैंजेंट, जो टैंजेंट हमारा अभी ओवर हो चुका है, इंक्रीजिंग ओवर हो चुका है लगभग, अब मैक्सिमा मिनिमा बस करना हमें बाकी है। इसके अलावा इस पूरी यूनिट में बुक 1 की ये सारे चैप्टर्स हैं, बुक 2 का एक चैप्टर ऐड किया है विद द नेम ऑफ LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अगर मैं आपको बताऊं तो LPP में ना बच्चों 2 चीजें हुआ करती थी, एक ग्राफ्स ड्रॉ करना और दूसरा वर्ड प्रॉब्लम्स करना। मतलब और आई कैन से एक बेसिक क्वेश्चन से जो बिल्कुल 11 जैसे थे। 11 में आपको याद है, आपने चैप्टर पढ़ा था विद द नेम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, ये सबको याद होगा। एक ऐसा चैप्टर था जो आप लोगों ने सबने अच्छे से करा होगा, क्योंकि उसकी वजह से 11 पास होने वाली थी हमारी, इनइक्वालिटीज, है ना, ग्राफ वाला एक चैप्टर। वो जो इनइक्वालिटी में आपने काम किया था ना, वो बेसिक क्वेश्चंस हैं LPP के। ठीक,
वो बेसिक क्वेश्चन में एक दो स्टेप्स बस ऑल्टर करे गए हैं, बाकी पूरा का पूरा काम वही सेम था। उसके अलावा अगर पूरे चैप्टर में जो रज के करना था ना, मतलब बेसिक क्वेश्चन, आपको मैं बताऊं एलपीपी में ना हम टोटल 3 क्लासेस लगा रहे होते हैं, जिसमें एक क्लास में बेसिक करते हैं और 2 क्लासेस में वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। वो दोनों वर्ड प्रॉब्लम वाली क्लासेस कट गई, समझ रहे हो? एलपीपी से बेसिक रह गया, मतलब एलपीपी ऐसा रह गया कि मैं आपको 10 मिनट में खत्म करा सकता हूँ चैप्टर, ठीक है? 10 मिनट में हम आएंगे और खत्म करके चले जाएंगे, क्योंकि हमने 11th में सेम कर रखा है। तो एलपीपी में से सिर्फ एक एक्सरसाइज करने को रह गई है। एलपीपी चैप्टर नंबर है कौन सा? ये है 12। तो एक्सरसाइज 12.1 सिर्फ ये करना है, बाकी सब कट गया इस चैप्टर से। टर्म 1 सबसे अच्छी बात यह है, मैंने कहा था ना एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। एमसीक्यू बेस्ड पेपर में इतने सारे टॉपिक्स इसलिए उन्होंने काटे हैं क्योंकि एमसीक्यू में वैसे भी जो बाकी टॉपिक्स है उन्हें पूछा ही नहीं जा सकता था। बहुत मुश्किल काम था एमसीक्यू में पूछना, क्योंकि देखो अगर मैं आपसे बात करूं जितने भी प्रूविंग वाले क्वेश्चन है, प्रूविंग वाले क्वेश्चन एमसीक्यू में कैसे पूछूंगा? आप नीचे लिख दो हेंस प्रूव, हाँ या ना, मतलब ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। सॉल्विंग वाले क्वेश्चन में पूछ सकता हूँ, प्रूविंग वाले में क्या पूछूंगा? क्वेश्चन दूंगा, आंसर दूंगा, कहूंगा जी ले अपनी जिंदगी, लिख ले कुछ भी मार्क कर दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो प्रूविंग वाले इसलिए उन्होंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक काट दिए क्योंकि वो एमसीक्यू बेस्ड थे। ऑल्दो ये लास्ट ईयर एमसीक्यू बेस्ड नहीं आने थे, लेकिन लास्ट ईयर भी सेम ही डिडक्शन था, डिलीशन था। अरे एक चैप्टर, अच्छा कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएशन रह गया शायद, हाँ एक चैप्टर हम मिस कर गए बीच में, एक और हम मिस कर गए विद द नेम ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। ओके, ये भी तो है एक, हाँ इसमें एज सच कुछ नहीं कटा है, कॉन्टिन्यूटी पूरा है, कॉन्टिन्यूटी पूरा है, डिफरेंशिएशन पूरा है। पता है एक टॉपिक ना, मैं आपको एक टॉपिक बताता हूं, एक टॉपिक के साथ ना, मतलब जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है 2003 से मैं पढ़ा रहा हूं, 2003 से, और 2003 से देख रहा हूं, और 2003 से नहीं सॉरी, उससे पहले मैंने अपनी 12th भी पास करी है, मतलब मैंने करी है, आपको पता होगा मैंने भी करी है बच्चों, ठीक है? तो मेरे टाइम से देख रहा हूं एक टॉपिक ऐसा है जिसके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, जिसका नाम है रोल्स एंड एलएमबी थ्योरम। जब मेरा टाइम था ना तो वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एओडी चैप्टर में थे वो दोनों टॉपिक्स थे। फिर एओडी में ऑलरेडी इतने सारे टॉपिक्स थे कि उसमें वेटेज मिलता नहीं था, तो उसके 7-8 साल बाद, मतलब समवेयर अराउंड 2009-10 में उस टॉपिक को निकाल के डाल दिया गया डिफरेंशिएशन के चैप्टर में, कि चलो यहां डालते हैं, यहां से पूछेंगे। जब तक वहां एओडी में था तब तक वो कभी नहीं आया, फिर डाल दिया डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन में खुद इतना सारा है, डिफरेंशिएशन का वेटेज वैसे ही छोटा होता है, फिर यहां से भी कभी नहीं आया। मतलब 2003 से लेके आज तक मैंने तो पेपर में देखा नहीं आते हुए उसको, ठीक? तो टॉपिक बेचारा कभी नहीं आ रहा था, और हर साल जब भी कुछ ऐसा होता है ना, आज इस साल कुछ कटेगा, सबसे पहले उसी पे तलवार चलती है, रोल्स एलएमबी गायब। बेकार टॉपिक था, गायब कर दिया, अच्छी बात है। तो रोल्स एंड एलएमबी ये थ्योरम दोनों की दोनों कट गई हैं, ये वैसे भी यूजलेस थ्योरम थी। और अगर हम बात करें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो एक्सरसाइज 5.8 कट गया है, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, ठीक? तो ये है हमारा टर्म 1 का कोर्स, ठीक? अब ये तो लिख लेना, ये बहुत जरूरी है लिख लेना। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि हमारे पढ़ने पे चेंज क्या आएगा। देखो बच्चों, टर्म 1 और टर्म 2, टर्म 1 आपको बोला गया है कि नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम होगा, मतलब नवंबर एंड में शुरू होगा और दिसंबर सेकेंड वीक थर्ड वीक तक आपके बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे फॉर टर्म 1, ठीक? ऑल्दो एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, लेकिन हाँ ऐसे रहेगा। फिर इसके बाद मार्च अप्रैल में आपका टर्म 2 होगा, जिसमें आपको 2 महीने का प्रिपरेशन टाइम मिलेगा। अब अगर आप ये सोच रहे हो ना कि सर हम ऐसे क्यों ऐसे कर लेते हैं कि अभी ना सिर्फ टर्म 1 का कोर्स करते हैं, इसको 2-3-4 बार कर लेते हैं, फिर टर्म 2 का कोर्स स्टार्ट करेंगे जनवरी में। तो बच्चों जनवरी फरवरी में टर्म 2 का कोर्स खत्म कर लो, ये पॉसिबल ही नहीं है। और अगर आपने कर लिया तो आपको कुछ समझ नहीं आना उसमें, क्योंकि बहुत बड़ी बुक है सेकंड बुक। फर्स्ट बुक जो है ना वो कंपैरेटिवली आसान है सेकंड बुक से, सेकंड बुक पूरी बहुत बड़ी है। तो इसीलिए ये पॉसिबल तो नहीं है कि हम पूरा कोर्स पूरा टर्म 2 का कोर्स पेंडिंग कर दें। हाँ कुछ चैप्टर्स अब हम पेंडिंग कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि वो टर्म 1 में नहीं आने, तो हम कर कैसे रहोगे अब समझना। पहले हमारा टर्म 1 इज अबाउट टू ओवर, है ना? एओडी चल रहा है, लास्ट टॉपिक उसका बचा है, इसके बाद एलपीपी मैंने कहा ना, इसके बाद तो सिर्फ ये बचा है विच इज ऑफ 1 क्लास ओनली, वो तो हम कभी भी आके कर लेंगे। अच्छा रिलेशन एंड फंक्शन भी बचा है, आरएनएफ बचा है और एलपीपी बचा है, ठीक है? 2 चैप्टर्स बचे हैं और दोनों में ये दो इस वाले चैप्टर में भी एक क्लास के टॉपिक रह गए हैं। ये टोटल 4 क्लासेस का ही टॉप चैप्टर था, 2 हटा दिए, 2 बचे हैं इसमें, टाइप ऑफ रिलेशन एंड टाइप ऑफ फंक्शन। और तो उसमें भी टाइप ऑफ रिलेशन जो 11th में मेरे साथ पढ़ रहे थे मैंने उन सबको करवा रखा है, ठीक? मतलब मैं एग्जाम्पल भी याद लाऊंगा ना तो एग्जाम्पल से सबको याद आ जाएगा कि वो एग्जाम्पल मैंने जानबूझ के ऐसा लिया था आपको आपके लिए,
चलो खैर वो तब की बात है। तो टर्म 1 का कोर्स खत्म करने के बाद हम टर्म 2 का कोर्स स्टार्ट कर देंगे। टर्म 2 करेंगे, मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन टर्म 2 का हम कर लेंगे। करने के बाद हम कुछ टॉपिक छोड़ के रुक जाएंगे, क्योंकि नवंबर, अक्टूबर और नवंबर 2 महीने टर्म 1 के प्रिपरेशन पे लगाएंगे। कैसे? पूरा कोर्स हमारा हो चुका होगा लगभग लगभग, कुछ टॉपिक हम जनवरी फरवरी के लिए छोड़ देंगे। जैन फरवरी मतलब जनवरी के लिए छोड़ देंगे, जो जनवरी में हमारे खत्म हो जाए फेब में, क्योंकि हमें उसके लिए प्रिपेयर करना है, सब्जेक्टिव वाले पेपर के लिए। तो टर्म 1 अभी क्या होगा, अभी हम जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ रहे हैं। एमसीक्यू बेस का मतलब आपने एमसीक्यू के पेपर दिए हैं, मेरे भी दिए हैं और अपने स्कूल वाले भी दिए हैं, तो आपको पता है एमसीक्यू में होता क्या है, क्वेश्चन वही आता है, सब कुछ वही आता है, बस आपने आंसर ढूंढना है कि करेक्ट वाला कौन सा होगा। सॉल्व तो आपको तब भी करना पड़ रहा है। हाँ, अच्छी बात है कि अब आपको प्रेजेंटेशन नहीं दिखानी है, मेंशन नहीं करना है। जैसे अभी हम छोटे छोटे बातों के नंबर काटते हैं कि फॉर्मूला क्यों नहीं मेंशन किया, ये क्यों लिखा डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, ये क्यों लिखा मैं एक्सपैंड कहां से कर रहा हूं, वो सारी बातें खत्म। मुझे आंसर से मतलब है, आंसर आप निकालो, मार्क करो, दैट्स इट, है ना। बस ये फर्क आ गया। इसीलिए इसीलिए टर्म 1 का पेपर इज ऑफ 90 मार्क्स, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे प्रेजेंटेशन तो देनी नहीं है बच्चे ने, ठीक है। यहाँ पे तो क्या करना है, खाली ऑप्शन मार्क करना है, और उसमें भी उनको पता है आधे से ज्यादा बच्चे तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेलते हैं, जिनको कुछ करना नहीं होता जिंदगी में, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100, समझे ऐसे। क्या 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 90 मिनट, सॉरी, मिनट्स, ठीक है। तो ये 90 मिनट्स का है, ये 90 मिनट्स का हमारा टॉपिक है, पेपर रहेगा। और ये वाला 2 घंटे का है ना, ये तो हमें पता ही है पहले से, ये तो हमें बहुत पहले ही बता दिया गया था। दिस इज ऑफ 2 आवर, दिस इज ऑफ 1.5 आवर। ठीक, तो हम लोग करेंगे कैसे, अभी हम अपने टर्म 2 का कोर्स भी स्टार्ट कर देंगे। टिल अक्टूबर तक हम जितना कोर्स करेंगे उतना कर लेंगे। अक्टूबर और नवंबर ये डेडिकेट करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस की, हार्डकोर एमसीक्यू क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज रख के 1.5 घंटे के पेपर्स को प्रैक्टिस करने में, ठीक, ताकि आप अच्छे से समझ जाएं कि पेपर आते कैसे हैं। वैसे अब हम इसके बाद शुरू यही करेंगे कि जितने भी बचे हुए चैप्टर्स हैं ना, जितने भी बचे हुए टेस्ट हमारे आने वाले हैं, हम कोशिश करेंगे वो सारे के सारे टेस्ट सब आपके लिए एमसीक्यू रखते चले जाए, ताकि आप लोगों को और आइडिया होता चला जाए। लेकिन ना बस एमसीक्यू पेपर ऑनलाइन लेना और सब्जेक्टिव पेपर ऑनलाइन लेना, दोनों में ना एक फर्क होता है बच्चों। सब्जेक्टिव पेपर जब आप ऑनलाइन दे रहे होते हो ना, जब आप अपने घर से भेज रहे होते हो, तो आपने नोटिस किया होगा कि आपकी आपकी कलम ना मुझे बहुत कुछ बताती है। तो आपके आपके लिखने के तरीके से, आपके पेपर करने के तरीके से मुझे पता लग जाता है कि किस किसने जेन्युइनली पेपर दिया और किस किसने नहीं दिया है। ऑल्दो मैं कितना भी आपकी इंसानियत को जगाने की कोशिश करता रहा हूँ, कितना भी आपको इमोशनल करता रहा हूँ कि बच्चों तुम्हारा करियर, तुम्हारा ये, तुम्हारा वो, लेकिन इट्स अ मैटर ऑफ 1 और 2 डेज ओनली। उसके बाद हमें लगता है भाड़ में जा दुनियादारी, जो हमें आता है वही करना है, और वो क्या आता है, गूगल बाबा से पूछो और आंसर चिपका दो, है ना। तो वो बहुत मुश्किल काम है, तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूं कि आपका पहले कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए। ऑल्दो उसमें भी मुझे पता है कि अगर मैं बहुत पुश करूंगा तो 10 में से 3 या 4 लोगों की इंसानियत जाग जाएगी, 5 6 की तो बच्चों में कभी जगा ही नहीं सकता। समझ रहे हो मैं किस किस का नाम लेना चाह रहा हूं अंदर से, मन में अपने आप समझ जाओ तुम लोग नलायक हो, ठीक है। तो वो 5 6 की इंसानियत तो मैं जगा ही नहीं सकता, बाकी 3 4 की जगाने की कोशिश करता हूं। तो कुछ और सब्जेक्टिव रख लेंगे, बाकी ऑब्जेक्टिव रख लेंगे, क्योंकि ज्यादा सब्जेक्टिव रखने का फर्क ही नहीं है, क्योंकि जो काम आप यहाँ करने वाले हो वही काम अपने पेपर में भी करने वाले हो मोस्ट लाइकली, है ना। मतलब वैसे मैं बता नहीं रहा हूँ ये, लेकिन मैंने देखा है ऐसे लोग ना ऐसे करते थे चीटिंग, ऐसे फिंगर भी कर लेते हैं तो एमसीक्यू वाले की, जैसे फर्स्ट का थर्ड, ऐसे वो पहले होता था राइट हैंड पे क्वेश्चन, कैसे करेंगे ऐसे राइट हैंड पे क्वेश्चन, लेफ्ट, अबे सेट तो 3 ही होते हैं, हमेशा ऐसे होता है सीबीएसई में, पता नहीं कैसे, पर हमेशा हमेशा ऐसे होता है। 3 सेट होते हैं, सेट ए सेट बी सेट सी, है ना। आपके पीछे और उससे पीछे वाले का मैच नहीं करेगा। लेकिन कभी नोटिस कर लेना, 10th में आपने पेपर दिए थे क्या बोर्ड एग्जाम के, साथ वाले का सेट सेम होता है हमेशा, ये आजू और बाजू वालों के सेट, हाँ हाँ ये साथ वाले का नहीं करता मैच, उसके आगे वाले का करता है, उसको करता है ना वो सिक्स जैसे देख रहा हूं। अच्छा, मेजॉरिटी ऑफ टाइम साथ, पर मैं यार बच्चे ये वाली बात क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हम चीटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या हम नलायको, ठीक है। लेकिन वैसे साथ वैसे साथ वालों का मैच कर रहा होता है, आजू बाजू वालों का, उनका सेट सेम होता है, ठीक है। लेकिन हाँ ये वाली बात सही है, तेरे को आंसर ही गलत बताता है, वो जान पूछ के गलत आता था कि तू फेल हो जा और मैं पास। बेसिक इसमें लिखा हुआ था कि सेकंड टर्म भी हो सकता हो ऑनलाइन अगर कोविड सिचुएशन खराब रहा। यार देखो सीबीएसई वाले ना इस बार पहली बार थोड़े चालाक बने हैं, पहली बार थोड़ा समझदार बने कह सकता हूं मैं। उन्होंने पहले से ही प्लान कर लिया, उनको पता है कि टर्म 1 तो सेंटर में दिलवा पाना ये बहुत मुश्किल काम है, तो इसलिए उन्होंने ये पहली ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है,
ताकि अगर वर्स्ट केस में ऐसा हुआ तो इसको ऑनलाइन ले लेंगे। टर्म 2 उन्होंने बोला है कि हम कोशिश करेंगे कि इसको हम सब्जेक्टिव ले पाए, लेकिन हाँ ये तो खैर पहले ही उन्होंने बता दिया था कि देखो कैसे कैसे इवैल्यूएशन है। टर्म 1 इज ऑफ 50 मार्क्स, टर्म 2 इज ऑफ 50 मार्क्स, सब कुछ सही रहा तो 100 नंबर ऐसे लगेंगे। अगर बाई चांस 100 नंबर ऐसे नहीं लगा पाए वो, ठीक है, टर्म 2 अगर नहीं हो पाई किसी रीजन से तो टर्म 1 के अकॉर्डिंग मार्क्स दे देंगे। अगर किसी रीजन से टर्म 1 नहीं हो पाई तो टर्म 2 के अकॉर्डिंग मार्क्स दे देंगे। अगर किसी रीजन से दोनों ही टर्म्स नहीं हो पाई तो स्कूल असेसमेंट के बेसिस पे मार्क्स दे देंगे। हाँ, जो मैं हमेशा बोलता हूँ ना, स्कूल टीचर भगवान होते हैं, स्कूल टीचर भगवान होते हैं। बच्चों पहले ना छोटे भगवान थे, वो थोड़े से कम थे, मतलब हम उनके पास जाते थे तो ज्यादा गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता था हमें। अब तो आपको पता है रोज प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा भाई, क्योंकि उनके बिना नहीं होने वाला कुछ भी। ठीक है, और एक बात बता देता हूँ, अगर आप सोच रहे हो ना कि एंट्रेंसेस आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर तो एंट्रेंसेस आ जाएगा तो क्या, फिर तो क्या ही करना है सीबीएसई का। बच्चों एंट्रेंसेस भी आएगा तो 60-40 का रेशियो है, 70-30 का रेशियो होता है। 60-40 मतलब 60% सीबीएसई के मार्क्स लगेंगे और 40% एंट्रेंस के, या 70-30, 70% सीबीएसई के और 30% एंट्रेंस के। ठीक है, अगर आपके सारे एग्जाम्स नॉर्मल रहे ना तो सारे एग्जाम नॉर्मल रहने के बाद 70-30 रेशियो रहने वाला है मोस्ट लाइकली। 70% सीबीएसई मार्क्स लगेगा और 30% आपके एंट्रेंस का लगेगा। मतलब अगर आप सीबीएसई में बहुत गंदा परफॉर्म कर चुके हो तो एंट्रेंस में झंडे भी गाड़ दोगे ना तो भी बहुत कुछ नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन सीबीएसई में आपने एवरेज से अबव एवरेज परफॉर्म कर दिया है, ब्रिलियंट या एक्सीलेंट नहीं किया है, ठीक है, तो भी ये है कि एंट्रेंस में आपके पास स्कोप बच जाएगा, लेकिन गंदा नहीं कर सकते, हुए ध्यान रखिएगा। एनीवेज आयुष, चलो रब करो इसे, लिख लिया गाइस? Yes, sir. ओके, ये तो था टर्म 1, ठीक है। अब टर्म 2 की बात कर ले जरा। अब आ जाते हैं हमारे टर्म 2 पे बच्चों। टर्म 2 जो सबसे बड़ा टर्म है और वो सब्जेक्टिव भी है। टर्म 2 में हमारे पास पूरी सेकंड बुक है, सेकंड बुक जिसमें सबसे पहले कैलकुलस के बचे हुए चैप्टर्स आते हैं, जिसमें सबसे बड़े चैप्टर का नाम है इंटीग्रल्स। इंटीग्रेशन से सिर्फ एक ऐसी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है जो बहुत रेयर पेपर में आता था, वो उड़ाया है। अगर मैं आपके टर्म 2 की बात करूं ना तो टर्म 2 का कोर्स बड़ा भी था, बड़ा भी है, और कुछ नहीं कटा है एज सच। सारे टर्म 2 में वो टॉपिक काटे गए हैं जो टॉपिक पेपर में शायद ही कभी आते थे, मतलब बहुत रेयर आते थे, और अगर आते भी थे ना तो उनके साथ चॉइस मिल जाती थी आपको किसी ना किसी क्वेश्चन की। तो एज सच वो टॉपिक नहीं भी कर रखे होते थे किसी ने तो भी टर्म 2 आपको पूरा ही करना था, मतलब बचा हुआ पूरा ही करना था, और वही कटा हुआ है। टर्म 2 से अभी ये क्योंकि चैप्टर्स आपने देखे नहीं है तो मैंने कहा ना ये एनसीईआरटी के बेसिस पे बता रहा हूं कि क्या कट गया है ताकि आप लोग देख पाए। तो टर्म 2 की बात करें तो इंटीग्रेशन में से एक्सरसाइज 7.7 ऑलमोस्ट कट गया है, ऑलमोस्ट। कुछ बेसिक क्वेश्चंस बचे हैं भाई, बेसिक मतलब उस एक्सरसाइज में 11 क्वेश्चन है, 11 में से 2 ही आपके कोर्स का पार्ट है, बाकी सारे कट गए हैं। ठीक, तो इंटीग्रेशन जितना बड़ा था उतना बड़ा ही है, सारा का सारा करना ही करना है। आयुष, हाँ जी। पेपर 40 मार्क्स का नहीं है, 10 मार्क्स इंटरनल है ना? नहीं, पेपर 50-50 मार्क्स के ही हैं, अब वो इनको भी रिड्यूस करके 40-40 पे लेके आ जाते हैं वो। ओके, पेपर वैसे ऑफिशियली 50 नंबर का ही होगा आपका। ओके, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, देन वी हैव एओआई एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये पूरा करना है, इसमें कुछ नहीं कटा है एज सच। एक आधा क्वेश्चन कट गया है, एक मतलब ऐसे कह सकता हूं हॉट्स के क्वेश्चन नहीं करने हैं, ठीक है, वो तो वैसे भी पेपर में बहुत रेयर आते थे, तो हॉट्स छोड़ दो, जो एनसीईआरटी में वैसे भी एज सच नहीं है, तो वो तो हम एडिशनल कर रहे होते थे, वो छोड़ के बाकी सारा का सारा एओआई एज इट इज है। देन वी हैव डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ, इसमें से 2 टॉपिक कटे हैं, एक एक्सरसाइज एक सेकेंड, हाँ, एक एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.3 जिसे बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वो फॉर्मेशन के क्वेश्चन कट गए हैं। ये वंस इन अ वाइल पेपर में आता था, ये कभी कभी आने वाला काम था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट कटी है और वो है लीनियर टाइप 2। ये पेपर में बहुत बार आती थी लेकिन ये हमारी कट गई है। लेकिन मैंने कहा ना, ये वैसे भी बहुत सारे बच्चे छोड़ ही जाते थे क्योंकि ये इसके साथ चॉइस में क्वेश्चन आता था हमेशा, और वही क्वेश्चन करना प्रेफर
प्रेफर करते थे बच्चे, क्योंकि टाइप 2 फिगर आउट करना मुश्किल था कि टाइप 2 का क्वेश्चन कौन सा है। तो एक्सरसाइज 9.6 है, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, फ्यू क्वेश्चंस हैं जो आपने नहीं करने हैं। वो कौन से हैं वो मैं आपको बाय द टाइम बताऊंगा, ठीक, लेकिन बाकी सारे करने हैं। तो अगेन इसमें भी बहुत ज्यादा डिलीशन नहीं है। देन वी हैव वेक्टर 3D। वेक्टर एंड 3D की बात करें तो वेक्टर में से एक टॉपिक कटा है जो हम बैच में वैसे ही कर लेते हैं, 3D में से एक टॉपिक कटा है जो हम बैच में वैसे ही कर लेते हैं। तो वेक्टर और 3D में से मेरे अकॉर्डिंग कुछ नहीं कटा है, क्योंकि हम ये पूरा पूरा चैप्टर ही करने वाले हैं। जो दो दो टॉपिक कटे हैं ना, वो बच्चों दो टॉपिक 5-5 मिनट के हैं, 5-5 मिनट बस नाम बताना है, बाकी सारा काम आपको ऑलरेडी आता होगा, तो इसमें कोई डिलीशन नहीं है, ये पूरा चैप्टर एज इट इज करना है। देन वी हैव प्रोबेबिलिटी। हाँ, प्रोबेबिलिटी में आपके पास बहुत सारे टॉपिक थे, जैसे एक था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, आज भी है। दूसरा बेस थ्योरम जो पेपर में हमेशा आता है, आज भी है बेस थ्योरम। तीसरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पीडी, आज भी है। हाँ, जो कटा है वो क्या कटा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर आप तीन चीजें निकालते थे, एक डिस्ट्रीब्यूशन निकालते थे, दूसरा मीन निकालते थे, तीसरा वेरिएंस निकालते थे, स्टैटिस्टिक्स वाला। तो मीन कट गया है, वेरिएंस कट गया है, खाली डिस्ट्रीब्यूशन बचा है। इसके अलावा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नाम का एक टॉपिक था, ये पूरा कट गया है, ये पूरा कट गया है। मतलब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताऊं तो वो मैंने लिखा नहीं है क्योंकि ये कुछ ही क्वेश्चंस हैं, तो फ्यू क्वेश्चंस हैं पीडी वाले टॉपिक के, ठीक, और लास्ट एक्सरसाइज है, ये पूरा कट गया है। तो टर्म 2 में एज सच कोई डिलीशन नहीं है बच्चों, टर्म 2 इंटैक्ट है मोर और लेस, ठीक है। तो मैंने कहा ना, इसीलिए बहुत बहुत ज्यादा पोर्शन इसका कम नहीं हुआ है, और इसीलिए हम इसका बहुत ज्यादा पोर्शन जनवरी फरवरी के लिए छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमें ये वाला पेपर सब्जेक्टिव देना है। अगर हुआ बोर्ड एग्जाम हुआ तो ये मेन पेपर रहेगा, पता है आपको, और ये सब्जेक्टिव पेपर है। और यही बच्चे, यही वो टॉपिक्स हैं जिनमें यूजुअली बच्चा फंस रहा होता है। ये बहुत आसान है ऑल दो, ठीक है, ये बहुत आसान है ऑल दो। बाकी जो तीन चैप्टर्स है ना, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल एंड वेक्टर 3D, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं बच्चों को, और यही हमारे सेकंड टर्म में है। तो इसलिए मैंने कहा ना कि हमारी मेजर कोशिश ये रहेगी कि उस टाइम पे हम, उन 2 महीने में हम मेजोरिटी ऑफ टाइम सिर्फ रिवाइज कर रहे हो चीजें। मैं आपको चैप्टर्स दोबारा से करवाऊं, आप उनकी प्रैक्टिस कर लें थॉरोली, ठीक है। तो इसीलिए हम ये वहां तक के लिए छोड़ नहीं सकते पूरा का पूरा कोर्स। क्लियर? तो लिख लो इसे भी। सर वेक्टर्स एंड 3D में क्या करता है? कुछ नहीं कटा है, मतलब कटा है इररिलेवेंट टॉपिक्स कटे हैं, लेकिन वो मैं फिर भी करवाता ही हूँ वेक्टर 3D के वो टॉपिक्स, क्योंकि नाम मात्र को कटा हुआ है। मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जैसे अभी आपने मैट्रिसेस कर रखा है, ठीक है, और मैं आपको एडिशन सिखाऊंगा, ठीक है, एडिशन सिखाऊंगा क्योंकि मुझे आगे क्वेश्चन में यूज करवाना है। पर मैंने कहा बच्चों पेपर में नहीं पूछूंगा कि मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी क्या होता है, तो ये कटा है। मतलब मेरे को एडिशन कटवाना है उसका, लेकिन क्वेश्चन में यूज करवाना है, तो मुझे बताना तो पड़ेगा ही। तो वो जो टॉपिक कटा है ना, वो ऐसे कटे हैं कि वो क्वेश्चन में यूज होंगे ही होंगे, लेकिन हाँ ऑफिशियली उसका क्वेश्चन नहीं आएगा, समझ रहे हो। तो ऐसे वाला काम, ऐसे वाला काम कटा है, तो इसलिए मैंने कुछ लिखा ही नहीं कि कटा है, तो ये पूरा ही करना है हमें। ये फुल चैप्टर है हमारे लिए। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। सर हाँ जी भाई।